नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका अपने चैनल ओनली न्यूज इंडिया में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिहार के एक छोटे से गांव में 70 लोगों को एक साथ SC/ST एक्ट में फंसा दिया गया। पूरा गांव खाली हो रहा है। पुरुष घर छोड़कर भाग गए हैं और पीछे छूट गई हैं रोती बिलखती महिलाएं, बुजुर्ग और युवतियां। एक मजदूरी के पुराने झगड़े को SC/ST एक्ट का कवच देकर इतना बड़ा रूप दे दिया गया कि अब एक पूरा गांव अपराधी करार हो गया है। यह मामला थोड़ा कुछ महीने पुराना है, लेकिन इस सच्चाई को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। क्या SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है या नहीं? अगर आप हमारे ओनली इंडिया चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी साहसिक और सच्ची खबरें सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब जानते हैं इस पूरे मामले की पूरी कहानी को। हरिनगर बिहार के दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र का एक ब्राह्मण बहुल गांव है। आज ये गांव अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी SC/ST एक्ट के दुरुपयोग के कारण राष्ट्रीय चर्चा में है। इस गांव के 70 ब्राह्मणों को SC/ST एक्ट में नामजद किया गया है। साथ ही 100 से 150 अज्ञात FIR भी जोड़ दिए गए हैं। नतीजा यह है कि भय और गिरफ्तारी की आशंका से गांव के अधिकांश पुरुष घर छोड़ चुके हैं। पीछे छूट गई हैं रोती बिलखती महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे। गांव में कुछ पुलिस तैनात है, शांति समिति की बैठकें हो रही हैं, लेकिन न्याय कहीं दिखाई नहीं देता। यह बात भी पुलिस स्वीकार कर चुकी है कि पूरा विवाद मजदूरी के पुराने झगड़े से शुरू हुआ। विवाद के दो पक्ष हैं, एक ब्राह्मण और दूसरा पासवान। लेकिन SC/ST एक्ट के प्रयोग ने इस विवाद को एक ऐसा रूप दे दिया है कि एक पक्ष स्वतः ही अपराधी और दूसरा स्वतः पीड़ित घोषित कर दिया गया। यह भी सामने आया है कि कई ऐसे ब्राह्मणों पर भी FIR हुई है जो घटना के समय गांव में थे ही नहीं। पहले मारपीट एक ब्राह्मण के साथ हुई थी। ब्राह्मणों को गाली गलौज का सामना करना पड़ा। ब्राह्मण पक्ष की शिकायत पर भी एक पूर्व में एक FIR दर्ज हुई थी, लेकिन उनके पास SC/ST एक्ट जैसा कोई कवच नहीं था। यही इस पूरे प्रकरण की केंद्रीय विडंबना है, पुलिस की व्यवस्था या प्रणाली की विफलता। जी हाँ दोस्तों, स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि जब पुलिस जानती है कि मामला मजदूर विवाद से जुड़ा है, तो क्या इसमें SC/ST एक्ट जैसे अत्यंत कठोर कानून का प्रयोग आवश्यक था? पुलिस कानूनी बाध्यता की बात कर रही है, लेकिन यह बाध्यता चयनात्मक क्यों दिखती है? यदि इस तरह का हमला किसी OBC या कथित सवर्ण जातियों पर होता, या यदि ब्राह्मण टोले पर पासवानों के समूह ने हमला किया होता, तो क्या तब भी इतने ही सख्त कानूनों में कार्रवाई होती? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। यही नहीं बताता है कि संविधान द्वारा प्रदत्त समानता और न्याय इस व्यवस्था में मिसिंग है। जब कानून शाश्वत पीड़ित और शाश्वत शोषक तय कर दे, तो भारत का संविधान सामाजिक न्याय की भावना से जन्मा है। SC/ST अधिनियम भी उसी उद्देश्य से बना। उद्देश्य था सदियों से उत्पीड़न से गुजरे समाज को सुरक्षा प्रदान करना। SC/ST एक्ट 1989 की पृष्ठभूमि और मुख्य प्रावधान, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। 1989 में संसद द्वारा पारित यह अधिनियम अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के सदस्यों के खिलाफ जातिगत अत्याचारों को रोकने के लिए बनाया गया था। अधिनियम की धारा 3 में 37 प्रकार के अपराधों को परिभाषित किया गया, जिनमें जानबूझकर अपमान, धमकी, हमला, संपत्ति क्षति, सामाजिक बहिष्कार आदि शामिल है। विशेष रूप से धारा 3(1)(x) में कहा गया कि यदि कोई गैर SC/ST व्यक्ति किसी SC/ST सदस्य का जानबूझकर अपमान या धमकी देता है, उसका अपमान करने के इरादे से और यह सार्वजनिक स्थान पर होता है, तो यह अपराध माना जाएगा। सजा न्यूनतम 6 महीने से 5 वर्ष तक की कैद और जुर्माना हो सकती है। अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि तुरंत गिरफ्तारी होगी। धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर रोक, शिकायत को प्रथम दृष्टया सत्य मानना, जमानत पर कठोर रोक, विशेष अदालतों का प्रावधान और जांच DSP स्तर के अधिकारी द्वारा। ये प्रावधान पीड़ित की सुरक्षा और तेज न्याय के लिए बनाए गए थे, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से SC/ST समुदायों पर अत्याचार आम थे और सामान्य कानून यानी IPC पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पाता था। NCRB डेटा के अनुसार 2023 में SC के खिलाफ अपराधों के
57,789 मामले दर्ज हुए, जबकि एसटी के खिलाफ लगभग 13,000 मामले। यूपी, राजस्थान, एमपी और बिहार जैसे राज्यों में इन मामलों की संख्या सबसे अधिक है। लेकिन हरिनगर जैसे मामले बताते हैं कि यह कानून संरक्षण का नहीं, दुरुपयोग का औजार बन चुका है। यह ऐसा सत्य है जिसे अदालतें जानती हैं, पुलिस जानती है, आम नागरिक जानता है। तो क्या कानून बनाने वाले इससे अनजान हैं? नहीं, वे भी जानते हैं, लेकिन राजनीतिक नफा नुकसान के कारण मौन है। ध्यान रहे, मौन रहने वाली राजनीति न तो मजबूत होती है और न ही न्यायपूर्ण। कानून की सबसे बड़ी विशेषता ही सबसे बड़ी समस्या है। SC/ST एक्ट की मूल विशेषताएं हैं कि तुरंत गिरफ्तारी, जमानत पर रोक, शिकायत को प्रथम दृष्टया सत्य मानना, ये सब पीड़ित की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। लेकिन व्यवहार में यह कानून व्यक्तिगत रंजिश, भूमि विवाद, नौकरी या ठेके की लड़ाई, राजनीतिक प्रतिशोध का हथियार बन चुका है। 2018 का सुप्रीम कोर्ट फैसला और विवाद, चलिए इस बारे में बताते हैं आपको। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में कोर्ट ने SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर गहरी चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है, जिससे निर्दोष लोग फंस रहे हैं। कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए कि FIR दर्ज करने से पहले DSP स्तर के अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, गिरफ्तारी से पहले यानी पब्लिक सर्वेंट के मामले में नियुक्त प्राधिकारी और अन्य के मामले में SSP की लिखित अनुमति, यदि प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता तो अग्रिम जमानत दी जा सकती है। कोर्ट ने NCRB डेटा का हवाला दिया, जिसमें चार्जशीट दर तो 77% थी, लेकिन दोष सिद्धि केवल 15.4%। 2016 का डेटा है। कई मामलों में फाइनल रिपोर्ट दाखिल होती थी या आरोप साबित नहीं होते थे। इस फैसले के बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए। दलित संगठनों ने इसे दलित विरोधी बताया। परिणाम स्वरूप संसद ने 2018 में अधिनियम में संशोधन किया और धारा 18A जोड़ी, जिसमें कहा गया कि FIR के लिए प्रारंभिक जांच जरूरी नहीं और अग्रिम जमानत पर रोक बरकरार रहेगी। 2019-2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को बरकरार रखा, लेकिन स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता तो अग्रिम जमानत दी जा सकती है। चलिए अब आपको इस SC/ST एक्ट के दुरुपयोग के कुछ उदाहरण बताते हैं। यह दुरुपयोग कोई कल्पना नहीं है। विष्णु तिवारी का मामला इसका ज्वलंत उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के एक युवक विष्णु तिवारी को 2000 में एक दलित महिला द्वारा बलात्कार और SC/ST एक्ट के तहत फंसाया गया। भूमि विवाद को लेकर झूठा आरोप लगाया गया। 23 साल की उम्र में गिरफ्तार हुए विष्णु को 2003 में दोषी ठहराया गया और उम्र कैद की सजा हुई। 20 साल जेल में बिताने के बाद 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट ने पाया कि मेडिकल सबूत नहीं थे, FIR में देरी थी और मामला भूमि विवाद से प्रेरित था। इन 20 सालों में विष्णु के माता पिता और भाई गुजर गए, लेकिन वह अंतिम संस्कार तक नहीं पहुंच सके। उनकी जिंदगी, परिवार और संपत्ति सब बर्बाद हो गए। इसी तरह राजस्थान का लाल सिंह मामला 1993 के एक छोटे से गेहूं पिसाई के पैसे के विवाद को लेकर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। लाल सिंह और अन्य पर जातिगत अपमान का आरोप लगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने 32 साल बाद उन्हें बरी किया। कोर्ट ने कहा कि विवाद मौद्रिक था, जातिगत नहीं, और अपमान सार्वजनिक दृष्टि में नहीं हुआ था। इन 32 सालों में दोषियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। कई अब 90 वर्ष से अधिक उम्र के थे। NCRB डेटा से पता चलता है कि SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों में दोष सिद्धि दर अक्सर 20 से 40% के बीच रहती है। 2020-2022 में औसतन 34 से 42% SC मामलों में, जबकि IPC के मामलों में यह दर 50 से 60% के आसपास होती है। कई मामलों में चार्जशीट तो दाखिल हो जाती है, लेकिन ट्रायल में सबूत नहीं मिलते। कुछ अध्ययनों में पुलिस अधिकारियों ने भी स्वीकार किया कि कुछ मामले व्यक्तिगत रंजिश या राजनीतिक दबाव से दर्ज होते हैं। हरिनगर मामले में भी यही स्थिति है। पुलिस स्वीकार कर रही है कि मूल विवाद 2015 का मजदूरी यानी लगभग 2.5 लाख रुपए का था। पासवान पक्ष ने ब्राह्मणों पर हमले का आरोप लगाया और SC/ST एक्ट लगा दिया। वहीं ब्राह्मण पक्ष की शिकायत सामान्य धाराओं में दर्ज हुई। परिणाम, पूरा ब्राह्मण बहुल गांव अपराधित करार कर दिया गया, जबकि कई नामजद लोग घटना के समय गांव में थे भी नहीं। ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रीट पावर से न्याय और संतुलन के प्रयासों को बाधित करने का काम केवल SC/ST एक्ट या UGC इक्विटी रूल तक ही सीमित है। कृषि कानून के मामलों में भी हम ऐसा ही देख चुके हैं।
किसानों के व्यापक हित के इस कानून को केवल इस कारण से वापस लेना पड़ा क्योंकि कुछ समूह तमाम प्रयासों के बावजूद सड़क से हटने को तैयार नहीं थे। आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए मजबूत सरकारों को भी कई बार लचीला रवैया अपनाना पड़ता है। ऐसे में यह समाज का भी दायित्व है कि वह न्याय और संतुलन लाने के प्रयासों में बाधक न बने। इसके पक्ष में उठने वाली आवाजों को एक समूह का विरोधी या सवर्ण मानसिकता बताकर खारिज न करें। न्याय का अर्थ संतुलन है, पक्षपात नहीं। SC/ST एक्ट में सुधार की बात करने वाले भी मानते हैं कि भेदभाव एक कटु सत्य है। वे भी मानते हैं कि इसे बचाने के लिए कठोर कानून आवश्यक है, लेकिन यह उतना ही सच है कि भेदभाव का कारण केवल जाति ही नहीं है, आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक हैसियत भी कारक है। हर शिकायत सच्ची नहीं होती, हर आरोपित अपराधी नहीं होता। यदि कानून निर्दोष को भी अपराधी की तरह ट्रीट करे तो वह सामाजिक न्याय नहीं, कानूनी आतंक बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में दोहराया है कि SC/ST एक्ट का उद्देश्य संरक्षण है, लेकिन इसका दुरुपयोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। धारा 3(1) एक्ट के लिए जानबूझकर अपमान और सार्वजनिक दृष्टि दोनों जरूरी है। मात्र गाली गलौज या विवाद को जाति रंग देना पर्याप्त नहीं। इसके संभावित समाधान क्या हो सकते हैं? इस खबर में जो है SC/ST एक्ट को खत्म करने की मांग नहीं करता, लेकिन यह जरूर कहता है कि झूठी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई हो, प्रारंभिक जांच का प्रावधान लौटे जैसे 2018 में सुझाया गया था, पुलिस को विवेकाधिकार मिले, झूठी शिकायतकर्ता पर IPC की धारा 182, 211 के तहत कार्रवाई हो, विशेष अदालतों में तेज ट्रायल सुनिश्चित किया जाए ताकि निर्दोष जल्दी बरी हो सके। भारतीय परंपरा में न्याय को धर्म कहा गया है। न्याय अंधा नहीं, विवेकशील होता है। यदि कानून विवेक खो दे तो वह धर्म नहीं, दंड बन जाता है। यदि पासवान टोले पर ब्राह्मणों के हमले पर SC/ST एक्ट लगेगा तो उससे पहले ब्राह्मणों पर पासवानों के हमले पर उतना ही कठोर कानून लगना चाहिए था। यही समानता है और यही न्याय है। संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। कोई भी कानून इन मौलिक अधिकारों के बिना कारण छीन नहीं सकता। हरिनगर जैसे मामले दिखाते हैं कि जब कानून चयनात्मक रूप से लागू होता है तो सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है। यदि हम ऐसा समाज चाहते हैं जहां पीड़ित को न्याय मिले और निर्दोष को बिना दोषी ठहराए जीने का अधिकार, तो SC/ST एक्ट पर सवाल उठना अपराध नहीं, हमारी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। ध्यान रहे, न्याय का उद्देश्य बदला नहीं, संतुलन होता है। जो कानून निर्दोष को भी अपराधी बना दे वह सामाजिक न्याय नहीं, कानूनी आतंक होता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें देश के लिए जरूरी है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज हर किसी तक पहुंचे, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी हर खबर सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। बने रहे ओनली न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।